यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस हब। आज हम बात करने वाले हैं यूपीयूएमएस में जो 600 से ज़्यादा स्टाफ नर्स की वैकेंसी निकली है, उस पोस्ट में आपका पेपर कैसा आता है। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये ऑफिशियल पूरी आंसर की है। रिसेंट में 18 मार्च को पेपर कंडक्ट करवाया गया था इसी साल 2023 में। टाइमिंग दी गई थी 2 बजे से लेकर 5 बजे तक। सबसे अच्छी चीज़ इस पेपर की ये रहती है, यूपीयूएमएस का आप जब पेपर देखेंगे तो यहाँ पर हम इस पेपर को 2 पार्ट में सॉल्व करेंगे, क्योंकि 200 एमसीक्यूज आए हुए थे एग्ज़ाम में आपको, जिसमें आपको नर्सिंग के इस तरीके के क्वेश्चंस आए थे। हम बता दें कि जो आपने अभी तक जितने भी पेपर्स देखे हैं उनमें से आपको वे कह सकते हैं कि 30 से 40% उससे मिलते जुलते क्वेश्चन थे, बाकी सभी अलग और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे। तो यहाँ पर एक ऑफिशियल आंसर की है जो सैफई मेडिकल कॉलेज के लिए एग्ज़ाम होना है उसके लिए। तो उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस में जो एग्ज़ाम होना है स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए, सेम है सिलेबस आपका वही है जो पिछली बार था जब मार्च में पेपर हुआ था। अब यहाँ पर फिर से जब आपका एग्ज़ाम होना है, फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाइए तो पूरा नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा आपको। अब मेरी रिक्वेस्ट इस पेपर को उन लोगों से भी है जो भी लोग DMER का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर आप लोग कोई अदर एग्ज़ाम देते हैं, तो ये आपके लिए हर एक एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। जितनी भी क्लासेस होती हैं, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि क्या कोई दूसरे स्टेट के पेपर आपके लिए हेल्पफुल रहते हैं, तो यस बिल्कुल रहते हैं। चाहे आप कोई से भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, सभी हेल्पफुल होते हैं। सेकेंड थिंग, जिनका भी MP ग्रुप 5 के लिए एग्ज़ाम है, आपके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर आप टाइम टू टाइम विजिट करते रहिए यदि कोई नई अपडेट आती है तो। और जो भी लोग पुराने पेपर्स, प्रीवियस पेपर्स लेना चाहते हैं, टोटल 10 पेपर रहेंगे आपको, जिसमें आपको 75 रुपीज़ चार्ज लगने वाला है। बाकी पेपर आप यदि परचेस नहीं कर पाते हैं तो पेपर सभी चैनल पर भी अपडेट किए गए हैं, आप उनको वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो पेपर आया हुआ था पूरा ऑफिशियल पेपर है, यहाँ पे मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगी। तो 200 क्वेश्चन आपको यहाँ पे आए हुए थे इस पेपर में, जिसमें आपको 600 नंबर का पेपर कंडक्ट करवाया गया था। इसको थोड़ा सा हम जूम करते हैं जहाँ पे भी आपको प्रॉपर विजिबल हो पाए। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से स्क्रीन पे सभी क्वेश्चंस दिखेंगे। आपको पूरे क्वेश्चंस में एक्सप्लेन भी करूँगी, साथ ही साथ बताऊँगी कि पेपर आपको इस बार और क्या चीज़ें हैं जो नहीं ऐड हो सकती। First है, the nurse on assessing the pulse rate of an adult client observed that the pulse rate is increased. Which of the following factor could have contributed to the increased pulse rate? यहाँ पे आपको जो ग्रीन है वो आंसर है, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना। देखिए क्वेश्चन इजी है कि एक नर्स है जो असेसमेंट करती है, जितने भी आपके CBT बेस्ड पेपर होते हैं वो इसी फॉर्मेट में आते हैं, चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे MP ग्रुप 5 का देने वाले हो या फिर किसी अदर स्टेट के लिए। OSSC का जो एग्ज़ाम होता है वो OMR बेस्ड होता है, जिनका भी अपकमिंग टाइम में होने वाला है उनके लिए बता दूं, आपको हार्ड कॉपी मिलेगी पेपर की, साथ में OMR आंसर सीट है जो फिल करनी होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन कहा है कि एक एडल्ट क्लाइंट है, पल्स रेट की बात की जा रही है यहाँ पे, किस केस में उसकी पल्स बढ़ेगी? ब्लीडिंग में, लेटे हुए में, हाइपोथर्मिया में कि बीटा ब्लॉकर्स में? तो जब भी बीटा ब्लॉकर्स देते हैं पल्स रेट घट जाती है, हाइपोथर्मिया में घटेगी, लेटने में भी घटेगी। लेकिन जब भी ब्लीडिंग होगी या फिर हेमरेज होगा तो पल्स रेट क्या होगी? बढ़ेगी। और यहाँ पे यही कहा है कि कौन सा फैक्टर है जो पल्स रेट को बढ़ाने का काम करेगा, तो वो होगी ब्लीडिंग। Which of the following principle of health education is based on the psychological principle of learning? तो यहाँ पर कौन सा हेल्थ एजुकेशन का प्रिंसिपल है? क्वेश्चन भी आपको ध्यान से देखते जाना है कि कौन सा हेल्थ एजुकेशन का प्रिंसिपल है जो कि साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग पर काम करेगा। रेगुलर फीडबैक, इनकरेजिंग एक्टिव पार्टिसिपेशन, नॉन टू अननोन, क्रेडिबिलिटी ऑफ मैसेज। तो यहाँ पे कहा हेल्थ एजुकेशन का प्रिंसिपल है, लेकिन साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग कुछ नया सीखने को लेके रहेगा। तो रेगुलर फीडबैक हो गया, नॉन टू अननोन हो गया, क्रेडिबिलिटी ऑफ मैसेज, ये आपके साइकोलॉजी का मतलब है कि आप मेंटली भी उस चीज़ में पार्टिसिपेट करें। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? इनकरेज करना है, किसी भी चीज़ के लिए इनकरेज करना है कि आप उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए। यदि आपके यहाँ पे हॉस्पिटल में ही या फिर आप कॉलेज में ही कुछ भी हो रहा है आपके इस तरीके से जिसमें आप
पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो आपके लिए इनकरेज किया जाएगा कि आप इसका हिस्सा बनिए, जिससे आपको और ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आए। नेक्स्ट वन इज द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल एंड ग्रुप ऑफ पीपल लर्न टू बिहेव इन अ मैनर कंडक्ट टू प्रमोशन, मेंटेनेंस और रेस्टोरेशन ऑफ हेल्थ इज। तो ये क्या है, यहाँ पे सीधी सी बात है, क्वेश्चन कहा गया है कि आपको कौन सा यहाँ पर कौन सी प्रोसेस है जिसमें आप किसी भी चीज़ को मैनरफुल कंडक्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं, और रेस्टोरेशन ऑफ हेल्थ मतलब हेल्थ के बारे में आपकी जो डिसफंक्शनिंग हो सकती है उसके बारे में भी आप बताएंगे, प्रिवेंट करने का काम करेंगे। तो ये कहलाएगी आपकी हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन हमेशा पर्पसफुल होना चाहिए, प्रमोटिव होना चाहिए और आपको सिंपल वे में समझाया जाना चाहिए। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, हेल्थ एजुकेशन। नेक्स्ट इज which of the following approach is used in the process of planning and implementation of a health education program। कौन से अप्रोच हैं जो कि प्रोसेस ऑफ प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हेल्थ एजुकेशन में हेल्प करेंगे, तो वो कहलाएगा आपका रेगुलेटरी अप्रोच। एक चीज़ मैं बता दूं कि ये पेपर मैं आपको टाइप फॉर्मेट में भी ला सकती थी, बट एक्चुअल में जब टाइप फॉर्मेट में आपको पेपर लाया जाता है तो या तो पेपर का फॉर्मेट ब्लर्ड हो तब लाया जाता है, या फिर आपको डाउटफुल रहे कि मैंने कहीं और का पेपर तो नहीं बता दिया। इसीलिए जब इस तरीके का अच्छा फॉर्मेट होता है तो सीधी आपको ऑफिशियल आंसर की चैनल पे बताई जाती है, ताकि आपको कोई भी 0.011% भी डाउट ना रहे कि ये पेपर मैम ने नहीं बनाया। एक्चुअल में यूपी जो यूएमएस मेडिकल यूनिवर्सिटी ने एग्ज़ाम कराया था वही सेम पेपर है। नेक्स्ट वन इज अ यंग एथलीट ओवरकम अ स्पोर्ट्स इंजरी एंड comes back to win a medal in a national sports event. This response of the athlete to the adversity is called। तो यहाँ पर कोई भी एथलीट है, कुछ इंजरी वगैरह हुई स्पोर्ट में, उसके बाद लेकिन वो खेलने के लिए दोबारा से आया, मैदान में आया है, तो ये उसका जो रिस्पॉन्स है उस एथलीट का, मतलब पहले इंजर्ड रहा उसके बाद रिकवर होकर वापस से मैदान में आए, तो क्या है, रीसाइलेंस। क्या है, रीसाइलेंस। Next is Mrs. Raji complained that her newborn get hiccups after breastfeeding. She is worried that the baby has some problem. As a nurse, which of the following facts would you convey to convenience the mother that there is nothing wrong with her child? ये देखिए यहाँ पर एक लेडी क्लाइंट है, उनका न्यूबॉर्न बेबी को हिचकियाँ आ रही हैं, हिकअप्स आ रहे हैं ब्रेस्ट फीड करने के बाद, उनको चिंता है। तो एज ए नर्स आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। काउंसिल हर टू स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग हर बेबी एंड गिव इट वाटर, बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। दूसरी चीज़ है यहाँ पे प्रोमोट हर टू स्टॉप फीडिंग, ऑब्जर्व द बेबीज स्टूल फॉर कलर, ये भी नहीं करना है, ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप नहीं करानी है। एडवाइस हर टू स्टॉप फीडिंग, यहाँ पर तीनों केस में कहा है ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप करना, इसलिए आपका आंसर है तीनों नहीं होंगे। यहाँ पे आपको कहना है कि इट इज़ अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स एंड डज नॉट इंडिकेट एनी डिसीज। हिचकी आना कॉमन है बच्चों को फीडिंग करने के बाद, तो यहाँ पर आपको क्या कहना है कि ये फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है न्यूबॉर्न बेबी का, और इसमें आपको चिंता की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट वन इज द एटीट्यूड ऑफ अ नर्स टुवर्ड्स अ न्यूली एडमिटेड पेशेंट इन अ हॉस्पिटल शुड बी। तो कोई भी पर्सन नया एडमिट हुआ है हॉस्पिटल में, तो आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, कोल्ड एंड सिंपैथेटिक, क्विक एंड हरी, काम एंड फ्रेंडली, या फिर टास्क ओरिएंटेटेड। तो आप खुद ही जब हॉस्पिटल में फर्स्ट टाइम ड्यूटी के लिए ही गए होंगे, आपने देखा होगा कुछ नर्सेज को हड़बड़ी मची होती है, तो आपको उनसे डर लगेगा कि ऐसा ही मुझे भी ना अपनी ट्रेनिंग में सिखाएं। तो यहाँ पर आपको एज ए नर्स हॉस्पिटल में जब भी कोई नया मरीज आता है तो आपको शांत और फ्रेंडली बिहेव करना है, ताकि मरीज को डर भी ना लगे और वो आपसे केयर भी ले सके। नेक्स्ट वन इज केमिकल मैसेंजर सिंथेसाइज्ड एंड सीक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो यहाँ पे कहा है कि केमिकल मैसेंजर है, लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड उनको बनाती भी और रिलीज भी करती है। तो ये क्या है, हॉर्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर, एंजाइम्स, या फिर कैटलिस्ट। तो ये हार्मोन, क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड इनको बनाने के साथ साथ सीक्रेट करने का काम भी करती हैं। नेक्स्ट वन इज हाउ कैन अ नर्स अवॉइड एरर इन स्टार्टिंग द नर्सिंग डायग्नोसिस। तो कोई भी नर्सिंग डायग्नोसिस आप बनाते हैं तो एरर को आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं।
स्टेट द नर्स प्रॉब्लम रेदर देन क्लाइंट, ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्लाइंट की प्रॉब्लम होगी ना कि नर्स की होगी। दूसरा है आइडेंटिफाई वन सिम्टम रेदर देन अ क्लस्टर टू डायग्नोस, तो यहाँ पर आपको सभी सिम्टम आइडेंटिफाई करना है, बेस्ड ऑन आपको डायग्नोसिस बनाना है। आइडेंटिफाई द क्लाइंट प्रॉब्लम रेदर देन नर्सिंग इंटरवेंशन, फोकस ऑन द मेडिकल डायग्नोसिस नॉट द क्लाइंट रिस्पॉन्स, ऐसा आपको नहीं करना, आपको क्या करना है कि क्लाइंट की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है बिना आपके इंटरवेंशन के। नर्सिंग इंटरवेंशन तो आप डायग्नोस बनाने की बात करोगे ना कि पहले ही कर दोगे। नेक्स्ट वन, हु अमंग द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड सोशल लर्निंग थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दी थी? अल्बर्ट बाउंड्रा, जीन पियागे, एरिक एरिक्सन या फिर सिगमंड फ्रूड। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैंने आई थिंक 2 दिन पहले जो क्लास हुई थी उसमें भी बताया था, सोशल लर्निंग थ्योरी। तो सोशल लर्निंग थ्योरी है जो दी किसने थी? तो सोशल लर्निंग थ्योरी दी थी अल्बर्ट बाउंड्रुआ ने। किसने? अल्बर्ट बाउंड्रुआ ने। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जीन पियागेट ने, बट ऐसा नहीं है, थ्योरी दी थी अल्बर्ट बाउंड्रुआ ने। नेक्स्ट इज मिस्टर एक्स suffering from depression is currently on fluoxetine therapy. Which of the following side effects should the nurse need to suspect in the client? तो यहाँ पर फ्लॉक्सेटिन थेरेपी दी गई है किसी भी क्लाइंट के लिए। कौन सी थेरेपी? फ्लॉक्सेटिन है जो नाम की मेडिसिन दी गई है। तो फ्लॉक्सेटिन है जो, इसके दे जाने के बाद साइड इफेक्ट क्या होगा? तो फ्लॉक्सेटिन क्या है? ये दी जाती है जनरली मेजर डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए। मेजर डिप्रेशन हो गया, ओसीडी हो गया, इसको ट्रीट करने के लिए दी जाती है। तो अब यहाँ पर जब फ्लॉक्सेटिन दी गई है, प्रोजेक्ट दिया गया है, तो इसका साइड इफेक्ट क्या होगा? डिक्रीज द लिबिडो, मतलब आपके सेक्स करने की क्षमता को ये कम करेगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? इट कैन डिक्रीज द लिबिडो। नेक्स्ट इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट्स ऑफ एन एम्बू बैग एक्सेप्ट। एम्बू बैग में पॉप ऑफ बॉल्व होगा, ऑक्सीजन इनलेट होगा, एयर इनलेट होगा, ऑक्सीजन ट्यूबिंग्स नहीं होंगी। Next is which of the following is a teacher-centered method where organized clinical instruction is given to a small group of students in the presence of a patient? तो टीचर-सेंटर्ड मेथड है यहाँ पर, जिसमें आपको क्लिनिकल इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, एक स्मॉल ग्रुप रहेगा स्टूडेंट का, पेशेंट के बाजू में रहेगा। तो ये क्या है? होगी आपकी बेड साइड क्लिनिक। जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं अपनी ट्रेनिंग के टाइम पे, तो आपके टीचर होंगे, हॉस्पिटल की एक स्टाफ नर्स होगी, सीनियर हो सकती है, जूनियर हो सकती है, स्पेशली सीनियर रहती हैं, और आपको वहीं खड़ा करके कुछ भी क्लिनिकल प्रोसीजर बताया जाता है, तो वो कहलाती है आपकी बेड साइड क्लिनिक। नेक्स्ट इज सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड इन द ब्रैकेट्स टू फिल इन द ब्लैंक। वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट कमोडिटीज सोल्ड, कॉस्टली, चीप, क्लीन या फिर एडल्ट्रेट। तो वाटर क्या है? एक मोस्ट एडल्ट्रेटेड कमोडिटीज है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द फैमिली सिस्टम। तो फैमिली सिस्टम इमोशनल बेस्ड रहेगी, यूनिवर्सलिटी होगी, इन्फ्लुएंसिव होगी, लेकिन डिसऑर्गेनाइजेशन इसमें नहीं देखने को मिलेगा। कोई भी फैमिली है जो ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए, ना कि डिसऑर्गेनाइज्ड। नेक्स्ट इज 1000 ग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी पाउंड। तो यहाँ पे आपको कन्वर्ट करना है कि 1000 ग्राम कितने पाउंड और एलबी के बराबर है। तो ये 2.2, कितना? 2.2। नेक्स्ट इज परसिस्टेंट डायरिया रिफर्स टू द। तो परसिस्टेंट डायरिया रेफर किया जाता है जब डायरिया 14 दिनों से ज़्यादा का हो जाए। डायरिया लास्ट फॉर 14 डेज और मोर, क्या है? 14 दिनों से ज़्यादा का हो जाए तब। ब्लड आए तो मेलेना इसको आप कहेंगे। नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग हैव द पॉपुलर डेफिनेशन ऑफ पर्सनालिटी दैट डिस्क्राइब इट एज द डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दो साइकोफिजिकल सिस्टम्स दैट डिटरमाइंड हिज यूनिक एडजस्टमेंट टू हिज इन्वायरमेंट। क्वेश्चन देखिए आप, पर्सनालिटी की वो डेफिनेशन जिसमें कहा है कि एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इंडिविजुअल अपने साइकोफिजिकल सिस्टम्स के साथ साथ अपने इन्वायरमेंट के प्रति भी एडजस्ट करने का काम सीखेगा। तो ये दी थी आपको गॉर्डन एल्पर्ट ने। किसने? गॉर्डन एल्पर्ट। नेक्स्ट इज, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि ये पेपर इतना मतलब इस तरीके से आया था कि आपने ऐसे क्वेश्चन है जो कुछ पेपर में देखे भी नहीं होंगे।
हो सकता है इस बार भी आपको इसी तरीके का पेपर आए। While providing care, the nurse provides freedom to the patient to make a decision. Which of the following ethical principle is the nurse following? जब भी आप पेशेंट को केयर प्रोवाइड कराते हैं तो यहाँ पर पेशेंट को आप ये आज़ादी देते हैं कि आपको फ्रीडम है अपनी केयर करवाने की। तो कौन सा प्रिंसिपल है? कहलाएगा आपको ऑटोनॉमी प्रिंसिपल। कौन सा? ऑटोनॉमी प्रिंसिपल। नेक्स्ट इज फर्स्ट एड नर्स शुड नो द ऑल टाइप ऑफ बैंडेजिंग एंड देयर यूटिलाइजेशन। तो बैंडेज का यहाँ पर कोई भी तरीके की बैंडेज हो तो क्या यूज़ है? कवर, सपोर्ट, इमोबिलाइज द वुंड और इंजर्ड पार्ट। तो यहाँ पर कोई भी बैंडेज होती है तो किसी भी पार्ट को कवर करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, वुंड और इंजर्ड एरिया को इमोबिलाइज करने के लिए यूज़ की जाएगी। यहाँ पर ऑप्शन में अलग अलग 3 पॉइंट दिए हुए हैं, इनको लेकिन एक को मिला दिया तो आपका आंसर सही बन जाएगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन का मतलब है कि जब भी आप लेटे हुए हैं या बैठे हुए हैं और अचानक से खड़े हो जाएं तो आपका बीपी ड्रॉप हो जाएगा, तो वो कहलाएगा आपका ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। हेल्दी इंडिविजुअल चेंजेस फ्रॉम अ लाइंग टू सिटिंग एंड देन स्टैंडिंग पोजीशन, देयर इज सडन ड्रॉप इन बीपी। आप लेटे हुए हैं, अचानक से बैठते हो, बैठ के खड़े होते हैं तो आपका बीपी ड्रॉप डाउन होगा, ये कहलाएगा आपको ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। नेक्स्ट वन, द कूच बिहार ट्रॉफी इज इंडियाज नेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट फॉर। कूच बिहार ट्रॉफी है जो इंडिया की नेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट ट्रॉफी है, किस एज ग्रुप के लिए है? तो ये अंडर 19 प्लेयर्स के लिए। किसके लिए? अंडर 19 प्लेयर्स के लिए। नेक्स्ट वन, ड्यूरिंग होम विजिट कम्युनिटी हेल्थ नर्स शुड गिव प्रायोरिटी टू एंटीनेटल मदर्स हू। ये देखिए होम विजिट के टाइम पर आप एज अ कम्युनिटी हेल्थ नर्स प्रायोरिटी किस एंटीनेटल मदर को देंगे? अटेंड एंटीनेटल क्लिनिक रेगुलरली, इज मल्टीपैरा लिव्स नियर एन एंटीनेटल क्लिनिक या फिर प्रीमीपैरा। तो ऐसे केस में जो रेगुलर जा रही है उसको आप बाद में दे सकते हैं। मल्टीपैरा को ऑलरेडी नॉलेज है अपनी प्रेगनेंसीज को लेके क्योंकि प्रीवियसली रह चुकी हैं, जिसके पास एंटीनेटल क्लिनिक है वो भी जा सकती है। लेकिन जो प्रीमीपैरा है, फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई, आपको एक है जो उसको सबसे पहले देनी है। ऐसा नहीं कि बाकी को नहीं देना, बाकी को भी देना, बाकी को लेकिन आप बाद में दे सकते हैं। नेक्स्ट इज इन एवरी स्टेट द एग्जामिनेशन फॉर जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कोर्सेस आर कंडक्टेड बाय। तो हर एक स्टेट की जनरल नर्सिंग मिडवाइफ के लिए जो एक तरीके से हमें का काउंसिल होगा तो वो क्या होता है? स्टेट नर्सिंग काउंसिल। एमपी का है, राजस्थान, यूपी, बिहार सभी जगह का अलग अलग है। आईएनसी है फिर जो पूरे इंडिया के लिए है। नेक्स्ट इज नर्स इज कलेक्टिंग हिस्ट्री फ्रॉम एन एंटीनेटल मदर, दिस इज हर थर्ड प्रेगनेंसी, शी हैज had 2 pregnancy losses, once at 8 weeks and the other one at 28 weeks. नर्स would document her obstetric scoreage। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कहा है कि थर्ड प्रेगनेंसी मतलब 3 बार प्रेग्नेंट हो चुकी है। शी हैज़ had 2 pregnancy losses मतलब पहले उसकी 2 प्रेगनेंसी लॉस हुई है, कोई 8 वीक में और दूसरी हुई 28 वीक में। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि एक 28 वीक में है और एक यहाँ पर 8 वीक में। तो यहाँ पर जो प्रेगनेंसी क्या है? जो प्रेगनेंसी है जो 8 वीक की और 28 वीक की है और एक बार प्रेग्नेंट है, तो ग्रेविडा का स्कोर क्या होगा? यहाँ पर ग्रेविडा का स्कोर यहाँ पे क्या हुआ आपका? 3 बार। एक बार अबॉर्शन हुआ क्योंकि 8 वीक 20 वीक के पहले का कंसीडर अबॉर्शन में किया जाता है। दूसरी कहा है कि 28 वीक में रही मतलब प्रीटर्म हो गई है। तो अब यहाँ पे आप जीटी पहले स्कोर कैसे निकालेंगे? तो 3 बार प्रेग्नेंट हुई तो G3 ग्रेविडा 3 टाइम्स, P मतलब प्रीटर्म हो गया यहाँ पर, ये मतलब अबॉर्शन हो गया। तो एक 28 वीक में हुई है तो मतलब ये क्या है? प्रीटर्म, और एक हुआ अबॉर्शन। तो यहाँ पर आपका आंसर है G3 P1 A1। नेक्स्ट वन इज model of curriculum developed as the following components: specifying major educational goals, objective and domains, curriculum designing, curriculum implementation and evaluation। तो ये किसने दिए हैं मॉडल के कंपोनेंट? ये दिए सेलर, एक्सीलेंट एंड लेविस मॉडल ने। नेक्स्ट इज
द bony swelling of the distal interphalangeal finger joint seen in osteoarthritis is called। तो bony swelling distal interphalangeal finger के यहाँ पर जो कि osteoarthritis में देखने को मिलते हैं कहलाते हैं हैवर्डन नोड्स। कौन से? हैवर्डन नोड्स। जो अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं आपको जब सेपरेट टाइप फॉर्मेट रहेगा उसमें विथ इमेज के बताए जाएंगे। यहाँ पे आपको इमेज ऐड नहीं की जा सकती है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो डिस्टल और बोनी स्वेलिंग इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स के यहाँ पे दिखेंगे तो ये क्या है? हैवर्डन नोड्स। आपका विच इज अ स्लोली प्रोग्रेसिव नॉन इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर ऑफ द डिसआर्थोडियल जॉइंट्स। ऑस्टियोपोरोसिस जो कि नॉन इन्फ्लामेटरी है, ऑस्टियोमालाइटिस, फिर यहाँ पे कहा है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। तो स्लोली प्रोग्रेसिव है लेकिन नॉन इन्फ्लामेटरी है और जो कि क्या है? जॉइंट्स के लिए भी प्रॉब्लम करेगा। तो नॉन इन्फ्लामेटरी मतलब यहाँ पर इन्फ्लामेशन नहीं होगा, स्लोली है, प्रोग्रेसिव है। ये कौन सा है? तो ये होगा आपका ऑस्टियोपोरोसिस तो नहीं होगा, ना ही ऑस्टियोमाइलाइटिस होगा, ना ही फिर रूमेटॉइड अर्थराइटिस होगा, लेकिन नॉन इन्फ्लामेटरी है बट प्रोग्रेसिव है धीरे धीरे, तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस। क्या है? ऑस्टियोआर्थराइटिस। नेक्स्ट इज इफ एन इंडिविजुअल इज एबल टू रिमेंबर occurrence of the distant past then which type of memory is considered to be normal। तो यदि किसी को अपने पास्ट के बारे में जन्म के बाद कुछ याद रह जाता है तो वो क्या है? इमीडिएट मेमोरी, रिमोट, रिसेंट या फिर टोपोग्राफिक। तो ये कहलाएगी आपकी रिमोट मेमोरी। कौन सी? रिमोट मेमोरी। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिस्क फैक्टर फॉर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट, तो जिनको भी यदि लंबे टाइम तक यूरिनरी कैथेटर वगैरह डलता है उनको यूटीआई होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर भी है कि इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट। क्लियर? नेक्स्ट इज व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन ऑफ द ब्रोंकस। तो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन क्या है ब्रोंकस का? तो वो कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या है? कॉन्स्ट्रिक्शन। वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको इसी तरीके का कुछ और आता है तो आप उसको मार्क कर पाएँ। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टीचिंग मेथड दैट इन्वॉल्व्स स्टूडेंट इन Which of the following is a teaching method that involves student in observation and experimentation with objects or material। तो कौन सी मेथड है यहाँ पर जिसमें स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व तो किया ही जाएगा ऑब्जर्व करने के लिए, लेकिन साथ में एक्सपेरिमेंट करने को भी कहा जाएगा और कुछ ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल भी दिया जाएगा। सेमिनार में नहीं होगा, डेमोन्स्ट्रेशन में आप नहीं करेंगे, आपका टीचर कहेगा। यहाँ पे स्टूडेंट की बात की जा रही है, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। तो यहाँ पे जब बात की जा रही है कि स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करने के साथ साथ करना भी है वो, तो वो क्या है? वो है आपका लेबोरेटरी टीचिंग। क्या है? लेबोरेटरी टीचिंग। नेक्स्ट इज सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक एंड मेक द सेंटेंस मीनिंगफुल। द किचन हैड बीन कंप्लीटली रीमॉडल्ड एंड देयर वॉज अ सीलिंग फैन इन एवरी रूम। यहाँ पर क्या है? सीलिंग, CEILING, सीलिंग फैन जो आपके यहाँ पे लगे हुए होते हैं ऊपर, वो है यहाँ पे। नेक्स्ट इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द गाइडलाइंस यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन इन मेडिकल रिकॉर्ड्स एक्सेप्ट। मेडिकल रिकॉर्ड्स में जो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड्स की जाती है उनमें सब कुछ होना चाहिए, किसी लीजिबल होना चाहिए एंट्रीज हमेशा, कभी भी इरेजिंग और जो फ्लूड वगैरह है जो नहीं गिराना है आपको। वन मस्ट यूज स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन, ये भी होना चाहिए। यहाँ पर एब्रीविएशन यूज़ किए जाते हैं तो यहाँ पे कहा गया वन मस्ट नॉट यूज एब्रीविएशन, तो एक्सेप्ट करके पूछा गया है तो वन मस्ट नॉट यूज द एब्रीविएशन। नेक्स्ट वन इज इन विच फेज ऑफ नर्सिंग ऑडिट प्रोसेस शुड ऑडिट प्रोटोकॉल बी प्रिपेयर्ड। कौन सी यहाँ पर ऑडिट की प्रोसेस है जिसमें आपको कौन सी फेज में कहा गया है कि आपको प्रिपरेशन भी करनी है? तो डिस्क्राइबिंग फेज। कौन सी? डिस्क्राइबिंग फेज। नेक्स्ट इज द आइडल टाइम टू परफॉर्म एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जन फॉर अ ब्रीफ प्रेजेंटेशन।
तो एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जन ब्रीच प्रेजेंटेशन में कब कराया जाएगा? ब्रीच मतलब बच्चे के बटुक्स नीचे है, सिर ऊपर है, तो होगा 36 वीक के जेस्टेशन में। सेफेलिक वर्जन में लेके आना है, मतलब पूरा घुमाना है। नेक्स्ट है यहाँ पे आपको एक हिंदी में क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन, आई थिंक मैंने जब इसका फॉर्मेट बदला पेपर का तो थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सेट ऑफ स्टेप इज रिमूविंग द सूचर। सूचर को रिमूव करने का सही तरीके क्या है? प्लेस द कर्व टिप ऑफ द सूचर सीजर्स डायरेक्टली अंडर द नॉट और ऑन द साइड and close to the skin, gently cut the suture and pull it out with the forceps। तो यहाँ पर सूचर रिमूव करने के लिए सही स्टेप कौन सा है? तो वो है आपका स्टेप नंबर 1। फिर यहाँ पर 2 नंबर दिए हुए हैं, 30% एंड 40% मोर देन थर्ड नंबर। तो यहाँ पर नंबर निकल के आएगा रेशियो में, वो क्या होगा? 13/14। नेक्स्ट इज इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन इज अ पावरफुल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इट अकर्स। तो इंट्रापर्सनल एक होता है इंटर, मतलब 2 लोगों के बीच में, लेकिन यहाँ पे कहा है कि किसी एक इंडिविजुअल के बीच में ही चल रहा है, वो कम्युनिकेशन हो क्या? इंट्रापर्सनल। इंटर और इंट्रा दोनों में यही एक अंतर है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज एसोसिएटेड विथ यंग्स रूल। तो यंग्स का रूल किसके लिए यूज़ किया जाता है? यंग फॉर्मूला होता है पीडियाट्रिक ड्रग डोज को कैलकुलेट करने के लिए। किसके लिए? पीडियाट्रिक ड्रग डोज को कैलकुलेट करने के लिए। नेक्स्ट इज एक ऊपरी और निचले शहर वाले महानगर के ऊपरी हिस्से में खड़ी दीवार इनलेट और आउटलेट चैनल के साथ। यहाँ पर आपको बताना है कि सही पॉइंट क्या है। तो निकल के आया आपका यहाँ पे लोथल। नेक्स्ट इज सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन आइटम्स। तो यहाँ पे एक मुहावरा दिया है, उसका आपको आंसर बताना है। हार्ट ऑफ गोल्ड मतलब काइंड एंड जेनरस। क्या है? कहते हैं सोने का हृदय है तुम्हारा, तो उसका मतलब क्या है? बहुत ज़्यादा दयालु है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल कंपोनेंट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन एंड कॉम्प्लेक्स लिपिड। तो यहाँ पर एसेंशियल कंपोनेंट्स कौन से जो फैट सॉल्युबल विटामिन और लिपिड्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेंगे? सिलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स देन व्हेन सिक्वेंटली प्लेस्ड इन द ब्लैंक्स ऑफ द गिवन सीरीज विल कंप्लीट द सीरीज। सीधा सा क्वेश्चन है, सीरीज कंप्लीट करना है। सीरीज में दिया है आपको NLO MQR STO। नेक्स्ट होगा आपका क्या? PNU। अब आपको सीरीज वाले क्वेश्चन ऐसे नहीं आ सकते, हो सकता है इसकी जगह कुछ और पूछ ले, तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि सीरीज वाले आपको 4 से 5 क्वेश्चन तक आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ आसिमेट्रिक। यहाँ पे देखिए आसिमेट्रिक IUGR पूछा है, ए लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए आसिमेट्रिक IUGR का रीजन क्या है? 2 तरीके के IUGR होते हैं, एक होता है सिमेट्रिकल और दूसरा होता है असिमेट्रिकल IUGR, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड बेबी। मतलब प्रेगनेंसी पूरी 37 वीक की है, लेकिन जब बच्चा पैदा हुआ तो उसकी हाइट, हेल्थ, वजन है जो सब कुछ छोटा छोटा होगा, तो क्या इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड बेबी। तो असिमेट्रिक है जो क्या है? असिमेट्रिक IUGR है। इसका रीजन यहाँ पे होगा प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। इसमें आपका इक्लेम्सिया हो सकता है, प्री इक्लेम्सिया हो सकता है, दोनों रीजन यहाँ पे हो सकते हैं। तो असिमेट्रिकल IUGR कॉमनली देखने को मिलता है और ये होता है जब 32 वीक की प्रेगनेंसी से ज़्यादा का प्रेगनेंसी टाइम हो जाए। क्या है? 32 वीक से ज़्यादा की प्रेगनेंसी का टाइम हो जाए, उस केस में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो पॉन्डेनल इंडेक्स है क्या रहेगा? कम रहेगा, और जो रेशियो है हेड सरकमफेरेंस और आर्म सरकमफेरेंस का वो क्या रहेगा? बढ़ा हुआ रहेगा। तो हेड की साइज बड़ी होगी, आर्म की साइज बड़ी होगी असिमेट्रिकल IUGR में। और एक कॉमनली देखने को मिलता है 70 से 80% जो IUGR के केस होते हैं उसमें देखने को मिलेगा क्या? असिमेट्रिकल IUGR। दूसरा होता है सिमेट्रिकल IUGR जो कि कम देखने को मिलता है। इसका मेन रीज़न होता है टॉर्च इन्फेक्शन। टॉर्च इन्फेक्शन हो सकता है, जेनेटिक हो सकता है, मतलब ये तीनों हैं जो ऑप्शन है नेक्स्ट आपके, तीनों सिमेट्रिकल के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। नेक्स्ट वन इज विच इज द मेथड ऑफ कॉस्ट एनालिसिस दैट कंपेयर्स
द हेल्थ आउटकम ऑफ ट्रीटमेंट इंटरवेंशन इन टर्म्स ऑफ क्वेले। क्वेले आपको पढ़ाया है कई बार, क्या पढ़ाया है आपको? क्वेले है जो कई बार पढ़ाया है मैंने। तो क्वेले यहाँ पे पूछा गया है कि क्वेले के अकॉर्डिंग क्या है यहाँ पर, क्वेले के अकॉर्डिंग है जो वो हेल्थ आउटकम निकल के आती हैं। तो जो टर्म्स क्वाले हैं यहाँ पर एक इसके लिए है, तो क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर के लिए भी ये यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पर एक कॉस्ट यूटिलिटी एनालिसिस के लिए यूज़ किया जा रहा है। कंपेयर द हेल्थ आउटकम ऑफ ट्रीटमेंट इन टर्म्स ऑफ क्वाले। क्वाले में यहाँ पर कॉस्ट यूटिलिटी। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू राइट अ पेशेंट रिकॉर्ड। तो जब भी आप पेशेंट का रिकॉर्ड बनाते हैं तो सही टाइम क्या होता है? जब वो भर्ती होता है, एट द टाइम ऑफ एडमिट। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? इमीडिएटली, एज सुन एज पॉसिबल, जितने ज़्यादा जल्दी हो सके उतने जल्दी। ऑप्शन में एट द एंड ऑफ ईच डे, वंस अ वीक, वंस एवरी मंथ। और यदि ऑप्शन में होता ऑन द एडमिशन टाइम तब आप उसको मार्क करते, लेकिन नहीं है तो आपका आंसर क्या होगा? इमीडिएटली, एज सुन एज पॉसिबल। Next one is, which of the following acts legalized the system in which all recruitments to the civil services were improvised to be done through competitive examination। तो कौन सा लीगलाइज्ड सिस्टम है, एक्ट है, जो कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं, क्या है? कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं, यहाँ पर जो यूज़ किया जाता है, जो लीगलाइज्ड एक्ट है वो है चैप्टर एक्ट 1853। क्या है? चार्टर एक्ट ऑफ 1853। नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट एड मेजर टू कंट्रोल ब्लीडिंग। यदि किसी को ब्लीडिंग होती है तो फर्स्ट एड मेजर के तौर पे आप क्या अपनाएंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? कीप द फुट रेस्ट, अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर ऑन द वुंड, अरेंज फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली, टाई अ बैंडेज अबव द वुंड। तो ब्लीडिंग को कंट्रोल करने का फर्स्ट मेजर आपका होता है कि जिस भी पॉइंट से ब्लीडिंग हो रही है वहाँ पे प्रेशराइज करके उस ब्लीडिंग को हमें स्टॉप करना है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर ऑन द वुंड। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ फैमिली इन विच अ वुमन हैज मोर देन वन हस्बैंड साइमल्टेनियसली। कौन से टाइप की फैमिली होगी जिसमें किसी एक फीमेल के एक से ज़्यादा हस्बैंड होंगे? मोर देन वन हस्बैंड है यहाँ पर, एक से ज़्यादा हस्बैंड। जो महाभारत एक बेस्ट एग्जाम्पल है आपके लिए, जो द्रौपदी थी 5 पांडवों की पत्नी थी। मोनोगेमस में एक हस्बैंड की एक वाइफ ही होगी। पैट्रियार्चल पॉलीएंड्रस फैमिली है या फिर मैट्रियार्चल फैमिली है? ये कहलाएगी पॉलीएंड्रस फैमिली। क्या है? पॉलीएंड्रस फैमिली। नेक्स्ट वन, all of the following are method to confirm placements of रायल ट्यूब in the stomach except। जब रायल ट्यूब आप इंसर्ट करते हैं तो सभी मेथड करेक्ट है कि जो प्लेसमेंट हुआ है स्टमक में रायल ट्यूब का वो सही से हुआ है या नहीं, किसी एक को छोड़कर। तो रेडियोग्राफ है जो एक्सरे के थ्रू कंफर्म कर लिया जाता है। गैस्ट्रिक फ्लूइड यदि आप एस्पिरेट करके देखेंगे सिरिंज से तो गैस्ट्रिक फ्लूइड आ रहा है, मतलब सही से गई है। लिसनिंग टू साउंड विद स्टेथोस्कोप वाइल पुशिंग एयर इनटू द स्टमक, ये भी सही होगा। लेकिन बच्चे को वाटर निकलने को आप नहीं कहेंगे, बच्चे को क्या पता सही से गई है कि नहीं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? टेलिंग द चाइल्ड टू स्वेलो द वाटर। What is the name of the phenomena that arises from the relationship between the pH and oxygen affinity for hemoglobin? pH वैल्यू जो आप अपनाते हैं, जो स्केल होती है इसकी 0 to 14 तक की स्केल यहाँ पे कंसीडर की जाती है। तो जो यहाँ पर स्केल आप अपना रहे हैं 0 से 14 तक की pH वैल्यू के लिए, बीच में होता है 7, इसका मतलब होता है न्यूट्रल वैल्यू। अब यहाँ पर pH वैल्यू और जो ऑक्सीजन एफिनिटी हीमोग्लोबिन में वो कैसे पता करेंगे? हेनरीज के नियम से, बोर इफेक्ट से, वॉयल्स इफेक्ट से कि डेल्टन्स लॉ से? ये आपने सभी पढ़े हुए हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में। लेकिन यहाँ पर जो pH वैल्यू है, क्या है? pH वैल्यू और ऑक्सीजन है जो किस तरीके से आपकी काम करेगी? तो होगा बोर इफेक्ट से। हीमोग्लोबिन्स लोअर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन सेकेंडरी टू इंक्रीज इन द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर जो एक हम ये कह सकते हैं रिलेशनशिप बताने का काम करेगा कि जो pH और ऑक्सीजन है, pH और ऑक्सीजन के लिए जो एक इफेक्ट होगा वो क्या होगा? वो कहलाता है आपका बोर इफेक्ट। क्या होगा?
बोर इफेक्ट। तो आंसर भी आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन इज the bony swelling of the proximal intrapharyngeal finger joint seen in osteoarthritis is called। तो यहाँ पर कहा गया है कि bony swelling of the proximal interpharyngeal finger, जो उंगलियों के यहाँ जो जॉइंट्स हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में ये चीज़ देखने को मिलेगी। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में जब ये देखने को मिल रही है तो ये क्या कहलाएगी? ये कहलाती है बुचर्ड्स नोड्यूल्स। क्या है? बुचर्ड्स नोड्यूल्स। ये आपको एग्जाम में आ सकते हैं। और ये स्पेशली जो यूपीपीएससी का एग्जाम है उसमें तो अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन जो यूपी में एग्जाम हुए ऑस्टियोआर्थराइटिस को लेके क्वेश्चंस आपको जरूर आए हैं। जो आपके थंब के यहाँ हो गया और जो बीच में जो फिंगर जुड़ी हुई होती हैं, तो हैवर्डन नोट्स, बुचार्ड नोट्स, ये दोनों देखने को मिलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस में। लेकिन यहाँ पे कहा है कि स्वेलिंग ऑफ द प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल फिंगर, जो इंटरफेरेंजियल फिंगर है मतलब बीच में है, तो यहाँ पे बुचार्ड नोट्स देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर टिप ऑफ द फिंगर पूछेंगे तब आप क्या कहेंगे? तब आपके कहलाएंगे हैवर्डन नोट्स। इंटरफेरेंजियल में पूछा है तो क्या होगा आपका? बुचर्ड नोट। लेकिन यहाँ पर डिस्टल इंटरफेरेंजियल में, यहाँ पर प्रॉक्सिमल में पूछा है तो प्रॉक्सिमल में होगा बुचर्ड। लेकिन यदि यही नोट्स यहाँ पे डिस्टल में पूछते, किसमें? डिस्टल में पूछते, तब आप क्या कहते हैं यहाँ पे? तब आपका आंसर होता हैवर्डन नोट्स। तो याद रखें, स्वेलिंग ऑफ द प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल फिंगर जॉइंट्स में क्या है? यदि स्वेलिंग है प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल फिंगर जॉइंट्स में तो वो है बुचर्ड नोट्स। लेकिन यदि यही चीज़ कहाँ पे होगी? डिस्टल प्रॉक्सिमल में, तो ये कहलाएगा आपका हैवर्डन नोट्स। नेक्स्ट वन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज पोटेंशियल कार्सिनोजेनेसिस फैक्टर। तो कौन सा फैक्टर है जो पोटेंशियल फैक्टर नहीं है कार्सिनोजेनेसिस के लिए? स्मोकिंग से कैंसर होता है, वायरल एजेंट से भी हो सकता है, ज़्यादा शराब पीने से लिवर कैंसर हो सकता है, लिवर सिरोसिस हो सकता है। लेकिन डाइटरी फाइबर ज़्यादा लेने से कैंसर का कनेक्शन उतना है जो कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? इंक्रीज्ड डाइटरी फाइबर, क्योंकि कहा है कि नॉट कंसीडर्ड एज पोटेंशियल कार्सिनोजेनेसिस फैक्टर। क्लियर? नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन कि संबंध में कोई निषेध है, वीटो पावर नहीं होता है। तो यहाँ पे वीटो पावर उस टाइम पे बहुत चल रहा था जब ये एग्ज़ाम हुआ था 2023 की मार्च अप्रैल में एग्ज़ाम हुआ था, तो वीटो पावर के बारे में बात की गई थी। तो यहाँ पर किसके पास नहीं है? तो वो संविधान संशोधक विधेयक। क्या है? संविधान संशोधन विधेयक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फैट सॉल्युबल विटामिन हैव एन एंटीऑक्सीडेंट फंक्शन। विटामिन ई है जो एंटीऑक्सीडेंट फंक्शन के लिए है। किसके लिए? ADE के हैं। चारों फैट सॉल्युबल जो ऑप्शन में दिए गए हैं आपको कि सभी फैट सॉल्युबल विटामिन है, लेकिन एंटीऑक्सीडेंट फंक्शन वाला काम कौन करेगा? वो करेगा विटामिन ई। ए है आपका विजन के लिए हेल्पफुल, के है ब्लड क्लॉटिंग के लिए ज़रूरी, विटामिन डी है आपका बोन्स के लिए एंड दांतों के लिए, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए। नेक्स्ट वन इज द डाइटरी मैनेजमेंट ऑफ प्री एक्लेम्सिया इंक्लूड। तो जब भी आप प्री एक्लेम्सिया वाले मरीज की केयर करते हैं तो क्या डाइटरी मैनेजमेंट होगा? प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स, टोटल कैलोरी मोर देन 1200 कैलोरी पर डे, सॉल्ट फ्री डाइट, हाई प्रोटीन डाइट। प्री एक्लेम्सिया में देखने को मिलता है क्या? प्रोटीन यूरिया। क्या होगा? प्रोटीन यूरिया। यूरिन के साथ प्रोटीन भी बाहर निकलेगा। तो ऐसे केस में आप क्या यहाँ पर डाइटरी मैनेजमेंट होगा? हाई प्रोटीन डाइट। नेक्स्ट वन, रिप्रेजेंट द कलर कोडिंग इन द ट्रीटमेंट प्लान ऑफ IMNCI फ्रॉम अर्जेंट एक्शन टू होम मैनेजमेंट। देखिए यहाँ पर अर्जेंट सी टू होम मैनेजमेंट। तो होम मैनेजमेंट में ग्रीन यूज़ किया जाता है, OPD में येलो किया जाता है, अर्जेंट में पिंक किया जाता है। IMNCI में ये एग्जाम में आता है पिंक कलर, मतलब कि अर्जेंट से रेफरल सर्विसेज की ज़रूरत है, टर्सरी हॉस्पिटल में रेफर करने की ज़रूरत पड़ सकती है। येलो कलर मतलब कि
बच्चे का इलाज ओपीडी में भी किया जा सकता है। ग्रीन कलर मतलब बच्चे का ट्रीटमेंट है जो घर पे जाके भी हो सकता है, होम मैनेजमेंट, तो वो होगा ग्रीन। येलो मतलब ओपीडी के लिए है और पिंक मतलब इमरजेंसी। अर्जेंट टू होम मैनेजमेंट के लिए कहा है तो वो पिंक, येलो, ग्रीन। नेक्स्ट वन इज द प्रिंसिपल ऑफ प्रिपरेशन डिमांड फ्रॉम द टीचर एज वेल एज स्टूडेंट। तो स्टूडेंट जो टीचर को क्या प्रिपरेशन करनी होगी? readiness to learn, a great deal of effort, good communication skill, due pre-preparation on their part of the utilization of audio visual aid material। तो यहाँ से आप लोग जितने भी लोग ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो उनके लिए भी आप यहाँ पे ये चीज़ सोच सकते हैं। मान लीजिए मैं हूँ या फिर कोई और टीचर है, यदि आपको कोई 1 घंटे का लेक्चर लेके आता है तो हम लोग को भी एटलीस्ट 2-2 घंटे की मेहनत लगती है कि 2 घंटे जो आपके लिए जो चीज़ प्रेजेंट करनी है हमें वो इस तरीके से प्रेजेंट करनी है कि आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छा कंटेंट लाया जा सके। तो यहाँ पर वही एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। डिमांड्स फ्रॉम द टीचर, बच्चों के लिए टीचर्स क्या करते हैं? अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं। चाहे आप वो ऑफलाइन क्लास में बैठ के पढ़ रहे हो, मान लीजिए ऑफलाइन आप किसी भी क्लास में किसी भी कोचिंग में पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं कि आपको डायरेक्ट बुक रख के पढ़ा दिया जाए, उसके लिए भी एक टीचर को प्रॉपर ऑडियो विजुअल मटेरियल रेडी करना होता है। तो यहाँ पे क्या, ड्यू प्री प्रिपरेशन ऑन देयर पार्ट ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ ऑडियो विजुअल मटेरियल। नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड डिटरमाइनिंग इन डिटेल अबाउट द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ जॉब एज वेल एज द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब इज नोन एज। तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं कि प्रोसेस है आइडेंटिफाई करना किसी भी जॉब के बारे में, डिटेल में निकालना कि आपका क्या काम होगा, क्या आपको जिम्मेदारी दी जाएंगी, ये सब कहलाता है जॉब एनालिसिस। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्पेक्शन इज कंडक्टेड बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल फॉर दोज इंस्टीट्यूशन विच आर फाउंड अनसिटेबल ऑन फर्स्ट और सब्सिक्वेंट इंस्पेक्शन। तो आईएनसी क्या करती है, हर एक कॉलेज का जाके इंस्पेक्शन करती है, लेकिन किसी इंस्पेक्शन में वहाँ पर कुछ कमियाँ मिल गई तो वो तुरंत जाके वहाँ के रजिस्ट्रेशन को जो मान्यता है उस कॉलेज की रद्द नहीं करती, दोबारा से री इंस्पेक्शन भी किया जाता है। तो यहाँ पर क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा री इंस्पेक्शन। क्लियर। नेक्स्ट वन, a nurse is recording the input output chart of a client. She noted that the client had an intake of these chips filled in a cup holding 200 ml. The client consumed all of the ice chips. The volume consumed would be recorded as an ml. तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो एक पेशेंट ने आइस चिप्स खाए उसका वॉल्यूम कितना आप रिकॉर्ड करेंगे, होगा 100 ml। नेक्स्ट इज द प्रोटीन्स दैट कैटालाइज बायोकेमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड। तो जो प्रोटीन बायोकेमिकल रिएक्शन में हेल्प करते हैं वो कहलाते हैं हमेशा एंजाइम्स। क्या कहलाएंगे? एंजाइम्स। नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग टोटल बॉडी वाटर कंपार्टमेंट। टोटल बॉडी वाटर कंपार्टमेंट को लेके फॉल्स स्टेटमेंट क्या है? पहला तो सही है कि बॉडी 60% वाटर से बनी होती है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड है 40% होता है बॉडी वेट के, एक्स्ट्रा सेलुलर होता है 20%, इंट्रावैस्कुलर फ्लूइड कहा है कि 16% होता है। तो अब यहाँ पे जरूर आंसर देना आप कि 16% तो नहीं होता है क्योंकि गलत स्टेटमेंट बताना, बाकी 3 सही हैं। 16% नहीं होता है इंट्रावैस्कुलर फ्लूइड। आप लोग भी मार्क कीजिए कि जो इंट्रावैस्कुलर फ्लूइड है, क्या है? इंट्रावैस्कुलर फ्लूइड है, कितने % होता है? तो इंट्रावैस्कुलर फ्लूइड होता है जनरली 25% तक। जो फ्लूइड कंपार्टमेंट है प्लाज्मा है वो क्या है? तो एक्स्ट्रा सेलुलर होता है 25%, और यदि हम बात करें तो इंट्रावैस्कुलर फ्लूइड है जो कम ही होता है, जिसमें आपका ब्लड सेल्स, प्लाज्मा, वाइट सेल्स, होल ब्लड प्लेटलेट्स ये सब आपके इंक्लूड हो जाएंगे। तो यहाँ पर 16% नहीं होता है। आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना इसका। नेक्स्ट है आपका, विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग मोबाइल एप्लीकेशन नोन एज उत्तराखंड बुक मैप अलर्ट। तो उत्तराखंड बुक मैप भूकंप अलर्ट है किस जो आईआईटी ने डेवलप किया है? तो ये किया है आईआईटी रुड़की ने। नेक्स्ट वन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ वायरस।
तो वायरस के लिए एम्ब्रियोनेटेड एग्स हैं, टिश्यू कल्चर है, एनिमल इनोकुलेशन है, लेकिन इनरिचमेंट मीडिया यूज़ हमेशा किया जाता है बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए। किसके लिए? बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए, ना कि वायरस के लिए। नेक्स्ट वन इज द हु अमंग द फॉलोइंग सजेस्टेड दैट द कॉन्सेप्ट कॉल्ड इंटेलिजेंस क्वांटेंट इन द 1912। IQ है जो किसने दिया था 1912 में? ये दिया था विलियम स्टर्न ने। किसने? विलियम स्टर्न ने। नेक्स्ट वन इज द व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर्मल डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट इन नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस में जो मेन पर्पस है वो क्या होता है? टू प्रिस्क्राइब मेडिकेशन बेस्ड ऑन सिम्टम, एक काम आपका नहीं है। टू आइडेंटिफाई द नर्सिस प्रॉब्लम्स, टू इवैल्यूएट एंड ट्रीट क्लाइंट कंडीशन। यहाँ पर एक सही डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट आपका होगा यदि मरीज को कोई डिसीज निकली है तो वो होगा टू डिस्टिंग्विश नर्सिस रोल फ्रॉम दैट ऑफ फिजिशियन। नेक्स्ट वन है आपका क्वेश्चन, और जो यूपी में एग्जाम होते हैं वो अलग लेवल के एग्जाम होते हैं एज कम्पेयर टू अदर स्टेट के। क्वेश्चन है वन ऑफ द इंडिकेशन फॉर क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन। क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन का एक इंडिकेशन क्या हो सकता है? बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री, फीटल डिस्ट्रेस, कंप्लीट एंटीरियर प्लेसेंटा प्रीविया, फिर सेफेलोपल्विक डिस्प्रोपोर्शन। तो यहाँ पर क्या होगा क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन के लिए? तो कंप्लीटली एंटीरियर प्लेसेंटा प्रीविया, सर्वाइकल ओस्को प्लेसेंटा प्रीविया में के केस में क्या होता है? प्लेसेंटा डाउन साइड आ जाता है। यहाँ पर ये पूरी इनर ओस्को कवर कर जाएगा, सर्विक्स की इनर ओस्को। तो यहाँ पर ये क्या होगा? सिजेरियन सेक्शन का जो क्लासिकल टाइप है उसके लिए कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट है कॉज ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया और ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ब्लड शुगर लेवल घटने के सभी रीजन है किसी एक को छोड़कर। ओवरडोज ऑफ इंसुलिन, वॉन जेयरके डिसीज, फ्रक्टोज इंटॉलरेंस या फिर ग्लूकोगोनामा। तो यहाँ पर सभी हैं हाइपोग्लाइसीमिया के रीजन किसी एक को छोड़कर। तो क्या होगा? वो होगा ग्लूकागोनोमा। क्या है? ग्लूकागोनोमा सिंड्रोम है जो कि न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स के कारण होगा। पैंक्रियाटिक ऑफ आइसलेट्स हैं क्या करती हैं? इंसुलिन ग्लूकागोन को रिलीज करती हैं, वहाँ पे ट्यूमर कॉज करेगा। तो यहाँ पर ये आपके जो ट्यूमर क्या करेगा? ग्लूकागोन के लेवल को बढ़ाएगा, और एक ग्लूकागोन क्या करता है? आपकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करेगा। लेकिन यदि ये हो जाए तो ये क्या करेगा? हाइपर करेगा, ना कि हाइपो करेगा। नेक्स्ट वन, यहाँ पर हिंदी में है तो यहाँ पर नग जांच तब उपयोगी नहीं होती है जब सार अधिक हो, एक भावी उपचार हो, परिण संकेत। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन थोड़ा सा हिंदी में तो ज़्यादा ही कठिन है, तो इसको मैं आपको जो नेक्स्ट यदि क्लास होती है आपकी यूपी पीएससी के क्वेश्चंस की, तो उसमें आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करके एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है व्हेन पैरासाइट्स टेंड टू क्लिंग टू क्लॉथिंग एंड बॉडी लाइज सक ब्लड एंड ले एक्ट्स ऑन द क्लॉथिंग एंड फर्नीचर, इट इज़ नोन एज। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, कम्युनिटी पोस्ट में ऐड भी किया गया है। वो कौन से पैरासाइट्स हैं? यह तो है पेडिकुलोसिस, लेकिन जो बॉडी लाइस है आपका ब्लड चूस के, लेकिन जो अपने एग हैं कपड़ों पर दे देंगे, फर्नीचर पर दे देंगे, तो क्या है? पेरिकुलोसिस कॉर्पोरिस, पेडिकुलोसिस प्यूबिस, कैपिटस। तो एटिक्स तो है नहीं, एटिक्स है नहीं, ये क्या है यहाँ पर? कॉर्पोरिस। क्या है? कॉर्पोरिस। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? पेडिकुलोसिस कॉर्पोरिस। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज हेल्प टू ओवरकम फिजिकल बैरियर टू कम्युनिकेशन। तो कौन सी स्ट्रेटजीज हेल्प करेगी फिजिकल बैरियर यदि कम्युनिकेशन में? तो यहाँ पर जो फिजिकल बैरियर टू कम्युनिकेशन में हेल्प करेगी वो होगी रिड्यूसिंग ऑफ विजुअल ऑडियल डिस्ट्रैक्शन। जो आप ऑडियो विजुअल चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट होते हैं उनको कम करेंगे फिजिकल बैरियर में। नेक्स्ट वन, इन ओसीडी आर थॉट्स एंड आर रिएक्शन। तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में थॉट्स क्या है? ऑब्सेशन है, और जो आप काम करते हैं वो क्या है? कंपल्सन है। तो क्या है? ऑब्सेशन आर थॉट, मतलब जो आप सोचते हैं वो ऑब्सेशन है। जो कर जाते हैं, आपको लगता है कि गेट खुले हुए हैं, भले आप लगा के आए, तो आपको बार बार दिमाग में लग रहा है कि गेट खुले हुए जाके लगाना है, तो वो थॉट्स, ऑब्सेशन आ रहा है आपको।
लेकिन जाके आप बार बार गेट क्लोज करेंगे तो वो कंपल्सन, दैट मीन्स एक्शन। नेक्स्ट वन, द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ द योग सैक एक्सेप्ट। योग सैक के सभी फंक्शन है किसी एक को छोड़कर। ब्लड सेल्स जनरेट करेगी, जर्म सेल्स करेगी, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगी, लेकिन एम्ब्रियो को इन्वेजन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करने का काम योग सैक नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट वन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन प्रोवर्ब। यहाँ पे प्रोवर्ब दी हुई है तो सही मीनिंग निकालना है। डू नॉट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। तो यहाँ पर आपका प्रोवर्ब क्या होगा? डू नॉट एक्सपेक्ट सो मच, द प्लान में और मे नॉट गेट सक्सेसफुल। मतलब यहाँ पर आपका जो प्रोवर्ब निकल के आएगा, इसका जो मीनिंग होगा वो होगा कि आप ज़्यादा उम्मीद मत लगाइए, हो सकता प्लान सक्सेसफुल हो सकता ना हो। किसी भी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा लेते हैं तो यहाँ पर वही कि डू नॉट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। नेक्स्ट वन इज द लेबोरेटरी टेस्ट यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ अर्थराइटिस इज द टेस्ट। तो एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट है जो किया जाता है किसके लिए? अर्थराइटिस को डायग्नोस करने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, अ पर्सनालिटी डिसऑर्डर विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज नेगेटिविस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अब मैं बता दूं, जो भी लोग यूपी पीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो लोग एमपी एनएचएम, एमपी ग्रुप 5 के पेपर एक बार जरूर चैनल पर देख लेना, क्योंकि आपको वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। क्योंकि लास्ट टाइम भी जो यूपी पीएससी का पेपर हुआ था तो यूपी एनएचएम, एमपी एनएचएम के क्वेश्चंस मिलते जुलते आपको 10 क्वेश्चंस एग्जाम में आए थे, क्योंकि मैंने खुद पेपर चेक किए हुए हैं। तो इसलिए आपको बता रही हूँ कि जो लोग यूपी पीएससी का पेपर दे रहे हैं वो एक बार ज़रूर है जो पेपर देख लेना है, एमपी के भी, एमपी एनएचएम और एमपी ग्रुप 5 के। तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर जिसमें नेगेटिविस्टिक थॉट्स आपके माइंड में आएंगे वो पैसिव एग्रेसिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट वन इज बैचलर्स टेस्ट इज यूज्ड टू असेस। तो एक यूज़ किया जाता है इंटेलिजेंसी को चेक करने के लिए कि आप कितने होशियार हैं। A permanent written communication that documents the information relevant to a client's health or healthcare management is called। परमानेंट है, यहाँ पर परमानेंट है, जो डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में भी रहेगा, मरीज की रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन उसमें इंक्लूडेड रहेंगी, वो कहलाता है हमेशा रिकॉर्ड। क्या है? रिकॉर्ड। नेक्स्ट वन इज द इन रिलेशन टू द कंडक्शन पाथवे ऑफ ह्यूमन हार्ट, अ नॉर्मल 12 ECG लीड consist of waves known P, Q, R, S, T, which wave reflect the arterial depolarization। क्वेश्चन कितना इजी है लेकिन कितना घुमा के पूछा है कि ECG में 12 लीड होती हैं। अब यहाँ पर P, Q, R, S, T है जो यूज़ किए जाते हैं वेव के लिए। तो यहाँ पर आर्टेरियल डिपोलराइजेशन के लिए कौन सी वेव रिफ्लेक्ट्स होती है? तो वो है P वेव। नेक्स्ट वन, हेल्यूसिनेशन, डिल्यूजन, डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग, डिप्रेस्ड मूड एंड मैनिक बिहेवियर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। तो जितने भी हैं हेल्यूसिनेशन, डिल्यूजन और थिंकिंग, आपका मूड डिप्रेस होना, मैनिक टाइप के बिहेवियर, ये सब देखने को मिलते हैं सीजोफेनिया वाले में। किसमें? सीजोफेनिया में। तो क्या है? सीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर है। क्या है? सीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर। नेक्स्ट वन इज अ पेशेंट इज कंसिडर्ड एज हैविंग मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी इफ ही हैज रेसिस्टेंट टू। तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, तो यहाँ पर कौन सी मेडिसिन इंक्लूडेड होगी? उसमें किस ड्रग से रेजिस्टेंसी है? मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी की बात की जा रही है, उसको कौन सी जो टीबी की ड्रग है उनसे रेजिस्टेंसी होगी? होगी आइसोनियाजिड और रिफाम्सिन, क्योंकि जो ऑप्शन दिए हुए हैं सभी ट्यूबरक्लोसिस में यूज़ होने वाली मेडिसिन है। क्या है? टीबी को ट्रीट करने वाली फर्स्ट क्लास एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है। लेकिन यहाँ पर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी है। क्या है? मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी की यदि ड्रग की बात की जा रही है MDR टीबी की, तो वो कौन सी होंगी यहाँ पर? वो कहलाएगी आपकी आइसोनियाजिड एंड रिफाम्सिन। नेक्स्ट वन इज द, यदि XDR टीबी की बात करें, क्या है? XDR का मतलब एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। तो यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस रहेंगे, तो इसमें अलग ड्रग क्या रहेंगी? एब्सेंट रहेंगी। मोनो रेजिस्टेंस टीबी में ओनली एक एंटी टीबी की ड्रग है जो रेजिस्टेंस रहेगी, और पॉली में आइसोनियाजिड और रिफाम्सिन दोनों रहेंगी। लेकिन मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी की बात कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस ही होगी
आइसोनियाजिड और रिफाम्सिन से। नेक्स्ट वन है लेक्चरर मेथड इज अप्रोच। तो लेक्चरर मेथड किस तरीके की मेथड है? ये टीचर कंट्रोल्ड। क्या है? लेक्चर जब लेते हैं तो स्टूडेंट सेंटर्ड नहीं है, टीचर कंट्रोल्ड मेथड है। टीचर पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से आपका लेक्चर अटेंड करता है। नेक्स्ट वन इज द नर्स वर्क्स विथ प्राइमरी लेवल नर्स टू ओवरसी द केयर ऑफ द स्पेसिफिक केस लोड। दिस फंक्शन डिनोट्स विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सेस रोल। तो यहाँ पर प्राइमरी लेवल पर आप क्या करते हैं, कोई भी केस है जो हैंडल कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक क्या है, आपका केस मैनेजर की तरफ है जो आप रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट वन, द बैरियर रिफर्स टू द मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर अराइजिंग ड्यू टू डिफरेंस मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड सिंबल यूज्ड इन कम्युनिकेशन। जैसे आपने भेजा कुछ, समझने रिसीवर ने कुछ और समझा। आपने थैंक यू, आज नाउअडेज थैंक यू की जगह TY लिख के भेज देते हैं, ओके की जगह KK लिख के भेज देते हैं। समझने वाले को समझ में नहीं आया, भेजने वाले ने तो अच्छे से ही भेजा है, तो जो बीच में बैरियर आ रहा है कहलाता है सिमेंटिक बैरियर। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द मैक्सिमम स्कोर फॉर MMSE। तो एक क्वेश्चन नॉरसेट मेंस में भी पूछा गया है, उसमें नॉर्मल स्कोर पूछा है, तो वो होता है अब 24 से आगे। तो MMSE में टोटल जो मैक्सिमम स्कोर होता है वो कितना होता है? 30 पॉइंट्स तक, 30 पॉइंट्स तक। नेक्स्ट वन इज Sonu is a 9-month-old baby is brought to the immunization clinic. On history taking, the nurse note that she was treated in NICU for neonatal sepsis for more than a month. All of the following will be the focus assessment except। तो यहाँ पर एक बच्चा है, 9 महीने का बच्चा है, एक्सेप्ट करके क्वेश्चन पूछा, ध्यान से सुनिए, देखिए क्वेश्चन को। 9 महीने का बेबी है, इम्यूनाइजेशन क्लिनिक में लाया गया, उसकी प्रीवियस हिस्ट्री के अकॉर्डिंग पता चला है कि वो टाइम ऑफ बर्थ NICU में एडमिट रहा है क्योंकि उसको न्यूनेटल सेप्सिस हो गया था 1 महीने तक। सभी असेसमेंट पे फोकस करेंगे आप, किसी एक को छोड़कर। न्यूट्रिशनल असेसमेंट देखेंगे आप उसका, एंथ्रोपोमेट्री मतलब वेट हाइट ये सब चेक करेंगे, डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग देखेंगे, लेकिन जेनेटिक असेसमेंट की ज़रूरत आपको यहाँ पे नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट वन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो UTI अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल नहीं है? रीनल एप्सिस, इंटेस्टाइनल नेफ्राइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस। यहाँ पर अपर यूरिनरी ट्रैक्ट के लिए इंक्लूडेड पॉइंट नहीं है, तो वो सिस्टाइटिस। क्या है? सिस्टाइटिस। सिस्टाइटिस का मतलब है ब्लैडर में इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन होना। नेक्स्ट वन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिफाइंड एज एनी इवेंट, सिचुएशन, सर्कमस्टेंस, डिमांड, प्रेशर और टेंशन दैट डिस्टर्ब और थ्रेटन्स टू डिस्टर्ब द इंडिविजुअल्स फंक्शनिंग लीडिंग टू फिजिकल, मेंटल, इमोशनल स्ट्रेन। ये तो सीधा सा है कि जब आप टेंशन में आएंगे तो वो टेंशन आपकी स्ट्रेस ही कहलाएगी। क्या है? जो टेंशन होगी, आप डिस्टर्ब रहेंगे फिजिकली, मेंटली, तो वो कहलाएगा स्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ट्रक गोज फ्रॉम दिल्ली टू बेंगलोर एट एन एवरेज स्पीड 50 km/h. द जर्नी टेक्स 20 hours. इट रिटर्न फ्रॉम बेंगलोर टू दिल्ली ऑन द सेम रोड ऑन द एवरेज स्पीड ऑफ km/h. व्हाट वाज द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रक? स्पीड आपको निकाल ली है, तो अब स्पीड में आपको कोई और भी क्वेश्चन हो सकता है, सेम भी हो सकता है। तो यहाँ पे वो निकल के आपकी आएगी कि ट्रक जो राउंड ट्रिप कर रहा है दिल्ली टू बेंगलोर, बेंगलोर टू वापस दिल्ली, तो वो होगा 33.33 km/h तक। नेक्स्ट है यहाँ पर, वाइल एग्जामिनिंग अ फीमेल पेशेंट बाय मेल डॉक्टर, इट इज ड्यूटी ऑफ द फीमेल नर्स। तो यहाँ पर जो फीमेल पेशेंट है लेकिन मेल डॉक्टर यदि चेक करता है, तो एक नर्स की क्या ड्यूटी होनी चाहिए? फीमेल नर्स की। तो डॉक्टर तो चेकअप करेगा, यहाँ पे नॉट अलाउ तो ऑप्शन ही नहीं होता है। यहाँ पर आप उस फीमेल क्लाइंट के लिए एज अश्योर कर सकते हैं कि आप भी यहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? बी विथ द पेशेंट फिजिकली एंड रीअश्योर हर कि आपके साथ कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, डॉक्टर है और मैं भी यहाँ पे प्रेजेंट हूँ। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ चेन ब्रेकिंग एंटीऑक्सीडेंट। चेन ब्रेकिंग एंटीऑक्सीडेंट कौन सा नहीं है? तो वो है सेरुलोप्लाज्मिन। क्या है? सेरुलोप्लाज्मिन। अब इसके आगे के जो रिमेनिंग 96 क्वेश्चन बचे हैं वो नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो। कोई भी डाउट रह जाते हैं तो आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड